छात्रों को मैं बताना चाहूँगी कि कहानी के वाचन के पश्चात हम उसका विश्लेषण करेंगे और जैसा कि मैं सदा से बताती रही हूँ कि कहानी को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि पात्र उसमें कौन-कौन से हैं, उसकी भाषा कैसी है और उसकी आत्मा क्या है। उषा प्रियमवदा नई कहानी आंदोलन से जुड़ी रही हैं। आपका जन्म 1930 में हुआ और नई कहानी के आंदोलन में जो प्रमुख लेखिकाएँ थीं, कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी, उनके साथ-साथ उषा जी का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। आपने इंग्लिश से एमए और पीएचडी की। आपको लेडी श्री राम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का अवसर भी मिला। कालांतर में उषा जी को फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली, जिसके साथ वो अमेरिका चली गई और वहाँ पे उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट की और पश्चात उन्होंने वहाँ पर विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। उषा जी के उपन्यास बहुत लोकप्रिय रहे, जिसमें 55 खंबे लाल दीवार और रुकोगी नहीं राधिका का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। वनवास भी उनका एक उल्लेखनीय उपन्यास है। उषा जी के कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं और उनके कहानी लेखन की खासियत है कि वो शहरी मध्यम वर्ग की विवेचना करता है। विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवार, जो कि इस देश का मुख्य वर्ग है, उसके मध्य घटित होने वाले, उनके मध्य आपसी संबंधों में उत्पन्न छोटे-छोटे तनावों का और संघर्ष का उषा जी अपनी कहानियों में बहुत संवेदनशील तरीके से प्रस्तुतिकरण करती हैं। उषा जी की कहानी पढ़ते समय हमेशा ऐसा महसूस होगा कि ये हमारे आपके और अपने जीवन के या जीवन के आसपास की कहानी हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं। इसी कारण से कई-कई वर्षों गुजर जाने के बाद भी उषा जी की कहानियाँ ना तो पुरानी होती हैं और ना ही अपने महत्व को खोती हैं। वो वीणा के तार की तरह पढ़ने वाले के मन मस्तिष्क में एक ऐसी झनकार ला देती हैं, जो निरंतर बोध कराता रहता है कि ये सब तो अपने साथ ही हुआ था या अपने बगल में हुआ था या ऐसा क्यों हुआ था। एक और खासियत है, उनकी कहानी पढ़ते समय प्रवाह कहीं बाधित नहीं होता और रोचकता कहीं कम नहीं होती। तो अब हम लोग शुरू करते हैं उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नजर दौड़ाई। 2 बिस्तर, 2 बक्स, डोलची, बाल्टी। पूछा, ये डिब्बा कैसा है गणेशी? गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। हाँ, बाबूजी को पसंद है। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी खातिर कुछ कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित, स्नेही, आदरमय सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो।
गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पहुंची। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने ही वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी और बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू बहुत खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था, बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी, 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके पत्नी और बच्चे शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा न हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते। उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रकृति के ना होने पर भी उन्होंने पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद रखी। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पर वह रसोई द्वार से निकल आती और उनकी सलज आंखें मुस्कुरा उठती। गदाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहकहों की आवाजें आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह से मुस्कुराते हुए बिना खांसे अंदर चले गए। उन्होंने देखा नरेंद्र कमर पर हाथ रखकर शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंसकर दोहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन मन आंचल या घूंघट का कोई होश न था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वो भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी दे देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा भी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा और कहा, अभी आती ही होंगी, और उनके प्याले के लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिए हाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी और फिर कहा, बिट्टी, चाय तो फीकी है, ले ये चीनी और डाल दो। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएंगी तभी पी लूंगा।
थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ का लोटा लिए हुए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखकर बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, यह सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई, नाक भौं सिकोड़कर चारों ओर झूठे बर्तनों को देखा और फिर कहा, सारे में झूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को बुलाया। जब उत्तर न मिला, एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूड़ियां और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते, उनके लिए जलेबियां और चाय ला करके रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के ग्लास में ऊपर तक भरी हुई लबालब, पूरी 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी की चाय पहुंचने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुनकर उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी कि सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, इसी गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा भी हाथ नहीं बटाता। बहू क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को तो कहो फिर भी कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है, सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएंगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबू जी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने बड़े प्यार से समझाया, तुम सवेरे पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में वह शक्ति नहीं बची, तुम हो, तुम्हारी भाभी हैं, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी नहीं लगता, लगे से शीला से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहां घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करूं तो सुनती नहीं। गजाधर बाबू नाश्ता करके बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए एक पतली सी चारपाई डाल दी थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी अनायास ही इस सुस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर में रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक ओर अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था, तो दूसरी ओर पुरानी रजाइयां दरियों में लिपटी और रस्सी में बंधी रखी हुई थी। उसके पास एक बड़े से टीन के बक्से में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अर्गनी बंधी हुई थी, जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। पर घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था, बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बैत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था और कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथ के कड़े हुए कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। तो वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गदाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बात छेड़ी। वे घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ कम खर्च होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब वाजिब है, किसका पेट काटू, यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। गजाधर बाबू आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखते रहे। उनसे अपनी हैसियत छिपी नहीं थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, ये स्वाभाविक था,
लेकिन उसमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। तुम्हें किसी बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए पैसे से आदमी अमीर नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा। और कहने के साथ ही अनुभव किया, यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई हैं, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निसंग दृष्टि से पत्नी की ओर देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा। उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और फिर अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखो, बहू को चौका खुला छोड़ाई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी, सभी तो खाने को है, अब क्या खिलाऊंगी? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी 4 पराठे बनाने में सारा घी का डब्बा उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीजें लुटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेंगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। होठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर से पीछ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया कि एक कौर तक न निगला जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाना खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर मां ने नरेंद्र को मनाया, अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदल कर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर तक अनिश्चित रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा कि क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेट कर पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो आए। पत्नी की बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने 1-2 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को लगा और रोष हुआ, लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसके बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बैठाने की जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तब फूहड़पने की ताने देती रहती थी। हमारे आने के पहले कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया, नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक नहीं थी।
अमर के दोस्तों को प्रायः यहीं पर आना रहता था, अड्डा जमा रहता था, अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गदाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसका कर एक किनारे टांग दिया। बिना कुछ खाए पिए अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहले अवश्य चले जाते, पर आते आते थक उठते थे गजाधर बाबू। उनको अपना बड़ा सा खुला क्वार्टर याद आ जाता। निश्चिंत जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल के मिल के कुछ लोग कभी कभार पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन उन्हें अब एक खोई हुई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वो जिंदगी के द्वारा ठगे गए। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी नहीं मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गौरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी भी बात में दखल नहीं देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की भी जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ भी परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजान बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू आह दृष्टि से पत्नी की ओर देखते रहे। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह दो वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उनके मन में तो अब बसंती की शादी के लिए उत्साह भी बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगी थी जैसी सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई थी। इतने निश्चयों के बावजूद भी गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज में पैसा बचाता है, खाता ही चला जाता है।
गजाधर बाबू को यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च बिल्कुल बेकार है। छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया, नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली, गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने भी नहीं गए, आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए नौकर ही छुड़ा दिया। अगर ये बाबूजी समझे कि मैं साइकिल पर रख कर गेहूं का आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे ये नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू लगाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, अमर मुनमुनाया। चुपचाप पड़े रहे, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में बेच दिया। वे गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बना करके रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई, बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटा देखकर सिर पिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान नहीं लगा सकी। वह चुपचाप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लेकर घर के अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली, आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका से कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए, यही अच्छा है। उन्होंने तो पहले कहा था, मैंने मना कर दिया था। फिर कुछ रुक कर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सक पकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में गाट काट कर गजाधर बाबू ने थके और हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। और फिर गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टिन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर अब बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। और यहां पर आकर के ये कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी में की खासियत है कि इसमें ना कोई खल पात्र है, ना कोई सद पात्र है। कहानी एक अपने स्वाभाविक वेग के साथ चलती है, बढ़ती है और अपने अंत को प्राप्त करती है। छात्रों की दृष्टि से कहानी के मूल्यांकन के संदर्भ में आवश्यक होता है कि वो कौन सा भाव या प्रेरक तत्व है जिसको लेकर के कहानी की या कथा की रचना हुई है, अर्थात कहानी की कथा वस्तु क्या है, ये बहुत आवश्यक है। उसके चरित्र कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, उसमें प्रमुख चरित्र कौन सा है, गौड़ चरित्र कौन सा है, नायक कौन है, नायिका कौन है, ये कहानी को पढ़ते समय पढ़ते ही वक्त सदा ध्यान में रखना चाहिए, नोट करना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। उससे कथा वस्तु को लिखने में सहायता मिलती है। कहानी का परिवेश और माहौल, उसका काल क्या है, उसका समय क्या है, वो कब का है, कैसा है, और कहानी उसमें
कितनी सफल होती हुई आगे बढ़ रही है। और फिर आता है शिल्प विधान, कहानी का तरीका, उसकी स्टाइल, उसका पैटर्न, वो लेखक या लेखिका ने किस तरह का लिया है, वहाँ संवाद कितने हैं, लेखक की स्वयं की भूमिका कितनी है, और इसके बाद आता है अ, वो कहानी किस तरह से आगे बढ़ती चलती है। देखिए, कहानी का एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है जिज्ञासा और कौतूहल। जिज्ञासा और कौतूहल वह तत्व है जिसके कारण पाठक आद्योपांत शुरू से लेकर के अंत तक कथा में डूबा रहता है और चाहता है कि आगे क्या हुआ और आगे हम क्या देखें। तो उस स्तर पर कहानी कहाँ तक सफल हो रही है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, वास्तविकता में तो ये सभी तत्व महत्वपूर्ण है कथा की विवेचना के संदर्भ में, किंतु भाषा का भी एक बहुत प्रमुख स्थान है। भाषा उस काल के सापेक्ष है या नहीं। भाषा की सामर्थ्य तो कभी कभी इतनी होती है कि कहानी या कहीं पर इस्तेमाल हुआ एक शब्द 10 वाक्यों के बराबर का संदेश देता है, प्रकट करता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कहानी का वापसी का निर्माण वो किस कोण से हुआ है, अर्थात उसका उद्देश्य क्या था, क्यों लिखी गई। वह हमारे जाने पहचाने परिवेश और चिर परिचित व्यक्ति जीवन को एक नए रूप में प्रस्तुत कर रही है। असल में अक्सर कहा जाता है कि कहानीकारों ने बूढ़ों की उपेक्षा की है, उनको आ, अनुपयोगी और फालतूपन के दृष्टिकोण से चित्रित किया है। प्रेमचंद की बूढ़िका किस लिए उपेक्षित है? क्योंकि वह अशक्त है, किसी काम की नहीं है, और जो अनुपयोगी है वो व्यर्थ है। भीष्म साहनी की चीफ की दावत में माँ इसलिए उपेक्षित है क्योंकि वो बेटे के स्टैंडर्ड से, उसके स्तर से सामने नहीं खाती है और बेटे के सजे सजाए एक आधुनिक घर के वातावरण को अनुकूल नहीं बनाती है या उसके उसके अनुकूल नहीं होती है। वो वहां पर सजती नहीं है, वो वहां पर फिट नहीं होती है, इसलिए बेटा उसको फालतू सामान की तरह छिपाता फिरता है। किंतु इसके विपरीत वापसी में हम देखते हैं कि गजाधर बाबू ना तो अनुपयोगी है और ना ही फालतू। रिटायर होने पर भी वो गृहस्थी को चलाने में समर्थ है, योग्य है, वे आत्मनिर्भर हैं, परोपजीवी नहीं है, गृह स्वामी है, गृहस्थ पर अधिकार नहीं है उनके पास गृह स्वामी के। उनके सामने तो नहीं पर उनके पीठ पीछे जो उनके बच्चे भाव व्यक्त करते हैं वो उनको उस घर में एक बाहरी आदमी की स्थिति में रख देते हैं। उनका छोटा बेटा कहता है कि बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है, बड़ा बेटा कहता है कि बूढ़े आदमी है, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज में दखल क्यों देते हैं। बेटी उनकी अवज्ञा करती है, पत्नी व्यंग से कहती है कुछ और नहीं सूझा तो तुम्हारी पत्नी को ही, मतलब बहू को ही उन्होंने खाने पे लगा दिया। अभिप्राय ये है कि गजाधर बाबू के प्रति सभी उपेक्षा का भाव रख रहे हैं। आखिर वह क्या है जिसने गजाधर बाबू की स्थिति अपने ही घर में परदेसी बाहरी आदमी की स्थिति बना दी है? इसका उत्तर पाने में ही कहानी का स्वर पकड़ में आ जाता है और उद्देश्य समझ में आ जाता है। पता चल जाता है ये कहानी लिखी क्यों गई। इसका उत्तर है कि वह घर छोटा था, ये कहानी में लिखा हुआ है, और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियां दीवार से सटाकर गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई। यहां पर लेखिका कहानी के संपूर्ण मर्म को खोल करके रख देती है और वो बताती है कि ये कहानी क्यों लिखी गई या क्यों साहित्य की दुनिया में आई। वो कहानी के माध्यम से जीवन के एक अकाट्य, एक विरूप, एक विचित्र सत्य को पाठकों के सामने रखती है
वो सत्य है फिट न होने का सत्य, अर्थात मिसफिट होना, अर्थात विसंगति की स्थिति। आप उस स्थान के, आप उस माहौल में योग्य नहीं है, वहां फिट होने लायक नहीं है। आ, ध्यान देने की बात है कि वापसी कहानी नई कहानियां पत्रिका के अगस्त 1960 के अंक में प्रकाशित हुई और इसको उस वर्ष का प्रथम पुरस्कार भी मिला था। कई अनेक आलोचकों ने इसकी आलोचना प्रत्यालोचना भी कहा। कुछ लोगों ने इसको पुरानी थीम की कहानी कहा, किसी ने कहा कि ये मजबूरी और दर्द की कहानी है, और किसी ने कहा कि भारतीय भारतीय वातावरण में आ, ये तो कुछ विदेशी तत्वों को लेकर के या भावों को लेकर के लिख दी गई कहानी नहीं है। आ, कुछ लोगों के मन में ये विचार था कि उषा प्रियमवदा इतने वर्षों से विदेश में रही हैं, शायद आ, ये उसका असर है, जबकि वास्तु स्थिति ये है कि यह कहानी उन्होंने विदेश प्रवास के पूर्व लिखी थी। नामवर सिंह का एक कथन है कि वो कहते हैं कि यह सच है कि वापसी कहानी का नायक का अकेलापन आज बहुत व्यापक नहीं है, किंतु इतने से ही ये अवास्तविक नहीं हो जाता और ना ही किसी कहानी के लिए अग्राह्य है। गरज यह है कि वापसी का अकेलापन सारे समाज का अकेलापन भले ही ना हो, किंतु सामाजिक तो है ही। अकेलापन जाहिर है कि व्यक्ति को ही महसूस होता है, किंतु वह व्याधि तो सामाजिक ही कही जाएगी। तो किंतु कहानी में अकेलेपन की अनुभूति से ज्यादा जो तत्व उभर करके आता है वह है विसंगति का तत्व, वातावरण में फिट न होने का तत्व। अकेलापन इतना बड़ा उदाहरण नहीं है जो इस कहानी को अंत तक ले जाता। उदाहरण यहां पर सदा बात की जाएगी वापसी के संदर्भ में, तो वह होगी असंगति की बात। लेखिका शुरू से जिस बिंब को केंद्र में रखती है वो गजाधर बाबू की असंगत स्थिति को ही प्रकट करता है। जैसे उनकी चारपाई का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना असंगति को प्रकट करते हैं, क्योंकि वो ड्राइंग रूम में फिट नहीं हो रहे थे। अगले दिन उस उदाहरण है कि अगले दिन सुबह घूमकर जब लौटते हैं तो उन्होंने पाया कि उनकी चारपाई नहीं है। पत्नी की कोठरी में झांक कर देखते हैं तो अचार और रजाइयों के कनस्तरों के बीच में उनकी चारपाई लगी हुई है। अब मुख्य वाक्य आता है कि गजाधर बाबू कोट उतारते हैं और उसको टांगने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाते हैं और फिर उसको मोड़कर अर्गनी के कुछ कपड़े खिसका कर एक किनारे टांग देते हैं। ये खिसका कर ही, कुछ चीजों को किनारे कर कर ही रख देने का तत्व ही, फिट कर देने का तत्व ही कहानी का मूल स्वर है। रिक्त स्थान की पूर्ति तो जिंदगी में बहुत जल्दी हो जाती है, किंतु जो स्थान पहले से ही भरे हुए हों उनमें किसी भी चीज का समा जाना बहुत कठिन होता है। अन्य वस्तुओं को हटाकर ही वहां पर वह कोई नई चीज फिट होती है। और किंतु अगर यदि वस्तु जीवित हो, जीवंत हो और उसे जीवंत लोगों के बीच में फिट होना हो, तो इस नई व्यवस्था के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। ये एक ऐसा घेरा होता है जिसमें सभी लोग अपने अपने स्वभाव, अपने अपने व्यक्तित्व, अपनी अपनी स्थिति, अपने अपने आर्थिक स्थान या परिस्थिति में अपने अपने घेरे में जम जाते हैं और जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। ऐसे में जब किसी का और का प्रवेश होता है, चाहे वो आपके अपने पिता ही क्यों ना हो, तो उनके प्रति सौहार्द का भाव, प्रेम, स्वागत नहीं प्रकट होता, वरन खिजलाहट, झुंझलाहट और उपेक्षा उत्पन्न होती है। और इसीलिए ये वाक्य आता है कि बूढ़े हैं चुपचाप पढ़ ही रहे हैं, हर चीज में दखल क्यों देते हैं।
किंतु चुपचाप पड़े रहना भी इसका उपाय नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। वो चुपचाप पड़े रहने पर भी गजाधर बाबू की स्थिति संगत नहीं हो पाती। वो अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, किसी बात में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और सोच भी लेते हैं कि अब वो आगे से किसी भी बात में दखल नहीं देंगे। किंतु ऐसा होने पर उनका अपना व्यक्तित्व निराशा में डूबने लगता है और उनको लगने लगता है कि इस घर में उनकी स्थिति उतनी ही असंगत हो गई जैसे बैठक में पड़ी हुई उनकी चारपाई थी। एक और प्रमुख बात है, वापसी संबंधों के विघटन की कहानी भी नहीं है। विघटन माने संबंधों में गिरावट हो। कहानी का प्रत्येक प्रसंग और संदर्भ गजाधर बाबू के असंगत होने को प्रकट करता है। प्रत्येक सदस्य को उनसे शिकायत है, उनके आने से अन्य लोगों का अस्तित्व संकुचित हो गया, उनकी स्वतंत्रता बाधित हो गई है, उनकी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ने लगा है, जिसमें सबको शिकायत हो गई। गजाधर बाबू कहानी में कहती हैं लेखिका कि अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बैठाने की जगह नहीं है, और अमर को अभी भी छोटा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते हैं। जब गजाधर बाबू अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या उनके आने के पहले भी इस तरह की बातें हुई थी, तो वो वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराती है कि नहीं, पहले ऐसा नहीं था। अमर मालिक था, बहू को कोई रोक टोक नहीं थी, उसके दोस्त आते जाते रहते थे और उनकी जवान होती हुई बेटी बसंती को भी यही अच्छा लगता था। अर्थात सभी लोग वहां अपना जीवन आनंद से अपने तरीके से जी रहे थे। गजाधर बाबू का आगमन वहां व्यवधान बनता है। कोई उन्हें पचा नहीं पाता, खपा नहीं पाता, उनकी अपने उनको अपने जीवन की रफ्तार में ले नहीं पाता। इतना ही नहीं, घर के लोग अपने मनोविनोद में भी उनको शामिल नहीं करते हैं, वो सिमट जाते हैं, वो सब प्रयास नहीं करते हैं, किंतु उनके लिए थोड़ा सा अप्रत्याशित हो जाता है कि वो आनंद कर रहे हैं, नकल उड़ा रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं और वहां पर गजाधर बाबू आ जाते हैं। तो इस प्रकार के दृश्य किसी को खल चरित्र नहीं बनाते हैं, ये कहानी की खासियत है। बस वो एक स्थिति का वर्णन करते हैं कि किस तरह से वो एक हंसता मुस्कुराता घर, जहां पर सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों को कर रहे थे, और गजाधर बाबू के पहुंचने से वहां पर उसमें बाधा हो गई। गजाधर बाबू कहते हैं कि कुछ नकल हो रही थी और वो लोग चुप हो जाते हैं, और जब वो चुप होकर के सिमट जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो गजाधर बाबू कुंठित हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ दूसरे तरह के सपने लेकर के उस घर में आए थे। उनके असंगत होने की स्थिति और मुखर होती तब प्रतीत होती है जब वो अपनी नौकरी के दिनों को याद करते हैं और वर्तमान स्थिति और उस स्थिति में तुलना करते हुए देखते हैं कि जिस सपने को लेकर के वो उस घर में आते हैं, उसके मुकाबले या उसके विरोध में वहां पर उनका जीवन कितना सुचारू, कितना व्यवस्थित और कितना आनंदित था। वहां पर गणेशी चाय नाश्ता का आता था, पैसेंजर आने के पहले उनको गरम गरम पुड़ियां देता था, वो जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां चाय लाकर रख देता था। चाय भी उनके पसंद की होती थी, 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई वाली। और घर भी उनका कितना बड़ा सा खुला हुआ था। ट्रेन की आने जाने की आवाज खटखट उनके लिए एक अलग तरह से सेट हो गई थी, संगीत की तरह। और सेठ राम जी मलकी मिल के लोग उनके पास आकर के बैठते थे, वो उनके साथी थे, कोई उनसे बात करने वाला था, और उनको लगता है कि वो ठग गए हैं, वो जिंदगी ने उनको ठग लिया, क्योंकि उस आनंद और अपने मनोनुकूल वातावरण में रहने के बाद भी उनके मन में जो कसक थी, उनके मन में जो प्राप्याशा थी, जो प्रत्याशा थी कि वो अपने लोगों के पास जाकर के रहेंगे, और वो उस कसक को
का शमन तब पाते हैं जब उनका रिटायरमेंट हो जाता है और वो उम्मीद से घर आते हैं, और यहाँ पर आने पर वो उस घर के वातावरण में जब नहीं जम पाते हैं, नहीं फिट हो पाते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो एक विचित्र व्यवस्था हो गई, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वो अव्यवस्था के अधिकारी हो गए। वो ये देखते हैं कि जब एक दृश्य कहानी का है कि गजाधर बाबू कमरे में जमा सामान पर नजर दौड़ाते हैं, 2 बक्स, डोलची, बाल्टी आते समय, और गणेशी से पूछते हैं कि डब्बा कैसा है गणेशी? गणेशी बिस्तर बांधता हुआ गर्व, दुख, लज्जा से कहता है कि घरवाली ने कुछ बेसन के लड्डू रख दिए थे, बाबूजी को पसंद है, हम गरीब आपकी क्या कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू उस आदर को भी पूर्णता से नहीं ग्रहण पर कर पाए। सोचते जरूर हैं कि किसने ही आदरमय संसार से उनका नाता नाता टूट रहा है, और उनके रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, वहां का सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। ये भाव एक तरफ आता है, और दूसरी तरफ दूसरा भाव आता है कि नरेंद्र बड़ी तत्परता से उनका बिस्तर बांध रहा है, रिक्शा बुला रहा है। गजाधर बाबू टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर लेकर के उस पर बैठते हैं, हाथ में लड्डू मठरी की डलिया लिए हुए हैं। उनके जाने के बाद जब सब घर अंदर लौट के आते हैं, बहू पति से पूछती है सिनेमा चलिएगा, बेटी कहती है कि मुझे भी ले चलिएगा। पत्नी चौके में जाती हैं, मठरियां सहेज कर रखने के बाद छोटे बेटे से कहते हैं कि बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। लेखिका इन दोनों चित्रों के माध्यम से परिस्थिति जन्य विसंगतियों को पाठकों के सामने रखती है। यहां कहीं भी अकेलापन की बात नहीं है। गजाधर बाबू अकेलेपन से ऊबकर घर से नहीं भागते हैं या नौकरी के लिए दोबारा नहीं जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि इस घर में वो अव्यवस्था ही फैलाएंगे, व्यवस्था को भंग करेंगे, और वो मन मन तुलना करते हुए खिन्न मन होकर के अपने लिए एक रास्ता तलाश करते हैं और वापस हो जाते हैं पुनः अपने उस जीवन की तरफ जहां उनका खुले मन से स्वागत था, उनका अस्तित्व था, उनका आदर था। बहुत स्पष्ट बात है कि बहुत खूबसूरती से लेखिका किसी को बुरा न बताते हुए एक परिस्थिति का इतना खूबसूरत वर्णन करती है। इतना खूबसूरत की अपेक्षा सही वर्ड है, इतना सत्य वर्णन करती है जो मानव मन के अंतर बोध, अंतर विरोध, अंतर अस्तित्व और बाह्य अस्तित्व की विवेचना करता हुआ पाठक के मन पर छाता चला जाता है। कहानी व्यापक अर्थ में एक बहुत बड़े सांस्कृतिक और सामाजिक विघटन की भी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। असल में जिस समय ये कहानी लिखी गई उस समय विसंगति कहानी का मूल स्वर बना हुआ था, और कहानीकार अलग अलग तरीकों से अलग अलग संदर्भों में इसको व्यक्त कर रहे थे। उषा प्रियमवदा अपनी कहानी में व्यक्ति की विसंगति को जाने पहचाने संदर्भ में प्रस्तुत करती हैं, जो शायद आज भी उसी तरीके से देखा जाता है, और वो पारिवारिक स्थितियों को ज्यों का त्यों रख देती हैं। यहाँ कोई नाटकीयता नहीं है, कोई अतिरंजना नहीं है। कहानी की खूबसूरती लेखिका की तटस्थ दृष्टि में दिखाई पड़ती है। उन्हें गजाधर बाबू की पीड़ा का बोध है। कहानी गजाधर बाबू के दृष्टि बिंदु से लिखी गई है, किसी अन्य पात्र की दृष्टि से कहानी नहीं लिखी गई है। कहानियों के संदर्भ में एक और
बात और आती है कि जीते जागते चरित्रों को जब कहानियों में इस तरीके से रखा जाता है, तब अक्सर लेखक का दृष्टिकोण वहां पर हावी हो जाता है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेखिका तटस्थ दृष्टि से गजाधर बाबू की विसंगति के लिए किसी को दोषी नहीं मानती। वह समय के अंतराल और बच्चों के बीच के गैप को जिन तत्वों ने भर दिया है, उन्हीं को गजाधर बाबू की विसंगति के लिए जिम्मेदार दिखाती है। पत्नी और बच्चों के लिए गजाधर बाबू अलग रहकर पैसा बेचते रहे, इसलिए गजाधर बाबू केवल धनोपार्जन के निमित्त भर बनकर रह गए। बच्चों के अभिभावक और पत्नी के जीवन साथी नहीं रहे। जब तब वे मेहमान की तरह कुछ दिनों घर आते रहे, तो जिस तरह से थोड़े दिनों के लिए आए हुए मेहमान का स्वागत सत्कार किया जाता है गजाधर बाबू को, वो मिलता रहा। पर जब वो 35 वर्ष बाद रिटायर होकर परिवार के साथ रहने के लिए आए, तो पत्नी और बच्चे उनके अभिभावकत्व को भूल गए और अपने अपने तरीके से जीवन जीने के आदी हो गए। घर का बड़ा बेटा अमर, जो शादीशुदा था, वो घर में मालिक की भूमिका में आ जाता है और सेवानिवृत्त होकर के जब गदाधर बाबू वहां पर घर आते हैं, तो वो उस स्थान से हट चुके होते हैं। वहां कोई दूसरा बैठा हुआ उनको दिखाई पड़ता है। तो ये गैप जो हुआ है, ये समय और दूर रहने के अंतराल के कारण उपस्थित हुआ या दिखाई पड़ा। यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष अपने किसी खल स्वभाव के कारण इस तरह का कुछ नहीं करता है। गजाधर बाबू के संदर्भ में यह है कि वो उन क्षणों को याद करते हैं कि जब वो कभी अपने परिवार के साथ रहते थे, उस समय उनका जीवन कैसा था। एक वाक्य कहा जाता है कि गजाधर बाबू स्नेही स्वभाव के व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे। जब परिवार के साथ थे तो उनका जीवन अलग तरीके से कटता था। वो अपनी पत्नी की उन अच्छी बातों को याद करते हैं जो उनके मन की भावुकता को स्पर्श देती रहती है, कि किस तरह से वो भोजन पर उनका इंतजार करती थी, उनको गरम खिलाती थी, आग्रह करती थी। इन्हीं सारी बातों को याद करते करते वो घर वापस जाते हैं, किंतु समय के उस अंतराल को शायद वो भूल चुके होते हैं इस भाव के मध्य। वापसी कहानी के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि वो एक नया अनुभव सत्य हमारे सामने रखती है। वह सत्य जिसे भोगते हुए लोग ने नहीं पहचाना या नहीं पहचानना चाहा। और इस संदर्भ में उषा प्रियमवदा यहाँ पर यथार्थ और वास्तविकता को उसी रूप में उस क्रियात्मक पारिवारिक फलक पर जीवंत कर देती है। वापसी में जीवन के क्रियात्मक व्यापार से ही जीवन बोध निसृत हुआ है, इसलिए पाठक उसे सहजता से ग्रहण कर लेता है। घटनाओं और चरित्र व्यापारों से वापसी के कथानक का निर्माण हुआ है। गजाधर बाबू के रिटायर होकर लौटने, उनकी वापसी के बीच अनेक छोटी छोटी पारिवारिक घटनाएं और व्यापार होते हैं, जिससे असंगति बोध उजागर होता है और उस बोध की परिणति गजाधर बाबू की वापसी में होती है। आश्चर्य की बात है कि कहानी में कहीं भी आज के दिन भी, आज के समय भी पुरानेपन की गंध महसूस नहीं होती है, क्योंकि ये स्थितियां, ये परिस्थितियां मानव जीवन में आज भी बनी हुई हैं। कहानी की भाषा में कहीं भी क्लिष्टता नहीं है। छोटे छोटे शब्द और बोलचाल की भाषा कहानी की गति को कहीं भी बाधित नहीं करती है। कहानी में कहीं भी क्लिष्ट तर्कों का या मनोभावों को नहीं रखा गया है। एक सामान्य से व्यावहारिक जीवन के, परिवार के जो आपसी संवाद, आपसी मनोभाव, उन्हीं को धीरे धीरे घटनाओं के माध्यम से लेखिका अपने पाठकों के बीच में रखती चलती है। गजाधर बाबू ही कहानी का केंद्र है। उन्हीं के चारों तरफ
कहानी विस्तार पाती है, उन्हीं से कहानी आरंभ हो करके और अपने उद्देश्य को, अपने शीर्षक को सार्थक करती हुई गदाधर बाबू की नौकरी वापसी में समाप्त होती है। इस प्रकार से कहानी के जो पैरामीटर्स हैं, पर छात्र कहानी की विवेचना की तैयारी करते हैं, उनमें बहुत स्वाभाविक और सरल रूप से ये कहानी मन में स्थान बना लेती है। कथा वस्तु बहुत सीधी स्वाभाविक है। गजाधर बाबू का रिटायर होकर के अपने घर से आना और पुनः वापस जाना, मोटी सी एक लाइन की कथा वस्तु तो यही है। पूरा चरित्र कहानी में गजाधर बाबू का केंद्रीय है और सह चरित्र के रूप में थोड़ी थोड़ी सी झलकियों में घर के बाकी पात्र हैं। काल उस समय नई कहानियों के अंतर्गत ये कहानी लिखी गई थी और ये कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती हैं। वापसी की कथा वस्तु आज भी नई है, आज भी पुरानी नहीं है, क्योंकि आज भी समाज के मध्य ये उसी प्रकार से घटित हो रही है जैसे इस कहानी को लिखते समय लेखिका के मन में घटित हुई और ये कहानी पाठकों के मध्य आई। वातावरण में, माहौल में अगर देखा जाए तो दो ही स्थान का वर्णन है, गजाधर बाबू के रेलवे स्टेशन और रेलवे क्वार्टर का, और गजाधर बाबू के घर का। तो रेलवे स्टेशन और घर के मध्य, अर्थात उनके एक घर से दूसरे घर के मध्य के माहौल का इसमें वर्णन किया गया है। और स्वाभाविक रूप से एक तरफ जहाँ वो अपना जीवन गुजार रहे थे, वहाँ की खुशहाली, वहाँ का खुलापन, वहाँ लोगों के द्वारा आदर सत्कार, वहाँ उनकी पूछ, वहाँ उनका एडजस्टमेंट, और रेलवे स्टेशन का एक माहौल, और उसके विपरीत जब वो घर आते हैं तो घर में, घर जितना स्थान है उस स्थान के सापेक्ष उनको कहाँ रहना है और उनके बाकी लोग कहाँ रह रहे हैं, उसका वर्णन बहुत ही सहज और स्वाभाविक रूप से कहानी को अपनी मध्यम गति प्रदान करता है। कहानी में कहीं भी पाठकों को अतिरिक्त नहीं लगता है कि कुछ भी अलग या ज्यादा हम पढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि हम एक जीवन की सामान्य सी निरंतर घटित होने वाली घटना को हम इस कहानी के माध्यम से जान रहे हैं और पुनः विवेचित कर रहे हैं और उससे रूबरू हो रहे हैं। इस प्रकार से उषा प्रियमवदा, और अंत में हम बात करते हैं कि जो भी मैंने आपको बताया कि शीर्षक तो सार्थक है कहानी का। कहाँ तो शुरुआत में लगता है कि ये नौकरी से वापसी है घर की तरफ, किंतु ये घर से वापसी है नौकरी की तरफ। इस प्रकार से उषा प्रियमवदा की यह कथा अपने पेस में बहुत सफल होती है, अपनी गति में बहुत सफल है, और अपने निर्माण में बिना किसी प्रयास के बहुत ही सायास, सहजता और सरलता से आगे बढ़ते हुए पाठकों के हृदय स्थान में अपना स्थान बना लेती है और हमेशा प्रासंगिक रहती है। यह इस कहानी का ही सबसे बड़ा गुण है। तो बच्चों, मैं समझती हूँ कि आज इस कहानी पर जो हमने चर्चा की, हमने इस कहानी को सुना और इसके मुख्य बिंदुओं को जाना, समझा, इसके चरित्र को जाना, माहौल को समझा, भाषा पर बात की, और उम्मीद करती हूँ कि इसने, अगर आपके मन में कोई व्यवधान था तो उसको साफ किया होगा। और इस प्रकार से आज यूनिट 9 और 10 के साथ उषा प्रियमवदा की कथा वापसी का वाचन और विवेचन संपन्न हुआ। कुछ पात्रों के माध्यम से
एक सरल, एक सहज, सामयिक कथा को हम लोगों ने जाना और समझा। धन्यवाद। नमस्ते।